चलिए, okay, today I'm going to start a new chapter in physics that is called work energy power. ठीक है, इसमें आता है। तो पहले इसमें वर्क क्या होता है वो पढ़ते हैं, फिर पावर एनर्जी से पढ़ते हैं। जो यहाँ पे हम लोग एनर्जी नाम लेते हैं, तो एनर्जी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, उसमें पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और फिर पढ़ते हैं हम लोग टोटल एनर्जी। तो वो क्या दोनों का सम आउट आता है, काइनेटिक आप जोड़ देते हैं, तो वो सब धीमे धीमे करके आपको आगे मिलेगा। तो फर्स्ट आई हैव टू स्टार्ट वर्क, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखिए, चैप्टर नाम होगा वर्क पावर एंड एनर्जी। इसको शॉर्टकट में WP लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, WP। इसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए। उसमें देखिए, इसमें क्या था, वर्क डन आता है। व्हाट इज वर्क डन? ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट में लगाते हैं फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, या मूव नहीं भी करता है, ऐसे भी कोई कंपल्सन नहीं कि आप फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा ही। तो वर्क डन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उससे अगर उसमें कुछ मूवमेंट होता है, तो उस फोर्स और उस मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट के डॉट मल्टीप्लिकेशन को आप बोलेंगे वर्क डन। ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको हम बायोलॉजिकल वर्क बोल देते हैं। तो बायोलॉजिकल वर्क का मीनिंग क्या होता है कि हमने कुछ काम किया, बहुत देर तक करते रहे, लेकिन कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप किसी वॉल को धक्का लगाते रहिए बहुत देर तक का, लेकिन वॉल तो मूव करेगी नहीं, लेकिन कुछ देर बाद आप ही थक जाएंगे। इसका मतलब ये हम थक इसलिए गए क्योंकि हमने कुछ काम किया। ठीक है, तो जो हमने काम किया हो तो वो काम दिखा कहाँ, कहीं नहीं दिखा। तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वर्क। कि ऐसे भी बहुत से वर्क होते हैं हमारे साइंस में कि जिसके लिए फॉर्मूला डिफाइन नहीं होता, लेकिन वो काम हो रहा होता है, और वो हमारे साइंस के फॉर्मूले से बियॉन्ड होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क की जब बात की आती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखता है, फोर्स दिखता है, और उनके बीच का एंगल वो भी दिख रहा होता है। अगर वैसा है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन से द डॉट प्रोडक्ट of applied force of applied force
on an object and its displacement. Its displacement is defined as work done. Work done. ठीक है, लिखते हैं साफ साफ। ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, दिखेगा आपको, यहाँ से चला गया, दिखेगा आपको। ये जो इसमें हुआ है दैट इज डी। इसका फोर्स आएगा क्योंकि फोर्स यहाँ लगा है। इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, जो कि यहाँ लगा होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। यू कैन से if the force applied, yes question is simple. It is defined as work done W क्या होगा, F dot D with the FD cos theta, FD cos theta, ठीक। इसके बारे में आता है ये work done does not depend on time interval, ये सिंपल बात है, ठीक। You can see it's at SI unit is, देखिए इसका होता है न्यूटन आता है, you can say Newton meter, that is called, आप इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल इतना आता है। its CGS unit is ठीक। देखिए 1 जूल जो आता है वो होता है 1, ना FD, F होता है आपका न्यूटन, या आपका होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एंड 1, और ये क्या होता है 1 टाइम सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड 1 न्यूटन 1 जूल 1 जूल पावर 10 की पावर 7, ठीक है। इतना उसको लिखे था, हो गया,
ऐसे आते हैं और भी इसके कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई वर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो इसमें फोर्स अप्लाई होता है फॉर्मूला यहाँ पे, फोर्स के कई टाइप होते हैं। जैसे हम कहते हैं फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स है तो क्या होगा, उसके बाद आता है कि अगर वही फोर्स आपके मल्टीपल फोर्सेस हैं तब क्या होता है, ठीक है। तीसरा आता है ठीक है। याद देखिए जो फोर्स आता है, फोर्स पे आपके तीन कैटेगरी आती है। पहला आता है कि आपका कांस्टेंट फोर्स आता है, उसके लिए क्या होता है। दूसरा आता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल फोर्स होते हैं, मतलब कि फोर्स एक नहीं बल्कि कई सारे फोर्स होते हैं। और तीसरा आता है कि अगर वही आपका होता है वेरिएबल फोर्स होता है, मतलब कि फोर्स होता है लेकिन वो फोर्स खुद बार बार चेंज होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम या बाकी कुछ जो भी ऐसा होता है तो मुझको देखो। तो अगर ऐसा होगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उससे कैसे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है, मैं इसमें लिखता हूँ यहाँ पे इसके बारे में। और इसमें एक और भी बात आ सकती है पढ़ाने के लिए कि जो वर्ड आपका दिख रहा है इसमें थीटा, ठीक है, थीटा को दिखता है भाई, थीटा को एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या 90। अगर आपका थीटा सपोज एक्यूट होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है, तो वर्क भी पॉजिटिव आ जाता है। अगर यही आपका थीटा सपोज ऑब्ट्यूज होता है तो कॉस थीटा नेगेटिव आता है, तो वर्क भी नेगेटिव आता है। अगर थीटा को 90 आता है तो वर्क भी भाई कॉस 90 जीरो आता है, वर्क आपका जीरो आ जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं जीरो वर्क, उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, और उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देखिए ठीक है। इसी में if vector f vector d और theta is acute, ठीक है, वैसा then cos theta is positive, so work is positive if f angle theta is obtuse, then cos theta is negative, तो वर्क इक्वल टू क्या है, नेगेटिव आएगा। इसी मतलब लिखेंगे if f d परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या है 90, cos 90 क्या है जीरो, जीरो आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क इक्वल टू कितना है जीरो, इतना आपका आएगा। अब आता है इसके आगे पहला नंबर, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। हम कहेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से, मैंने मान लिया ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ से ज्यादा फोर्स लगा है इसमें, दिख रहा है,
और वो यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉइंट ए से पॉइंट एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो ऊपर वाला पॉइंट है फोर्थ और फिफ्थ में, उधर एफ वेक्टर एफ इज लेस देन वेक्टर डी इज इक्वल टू थीटा, ऐसा मतलब क्यों लिखा है? ये लेस देन नहीं, ये एंगल लिखा हुआ है, ये एंगल होता है, एंगल पढ़ा ना आपने ऐसे। यस सर, सो एंगल ऑफ वेक्टर एफ विद वेक्टर डी। हाँ तो वो आपका थीटा दे रखा है, थीटा मतलब ये एंगल थीटा, अगर थीटा पे एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, एंटी तो क्या होगा, अगर एक्यूट होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर 90 होगा तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ जा रहे हैं और फोर्स यहाँ लगा है, तो कितना एंगल आएगा, 90 आएगा ना इसका। यस सर। अगर देखिए इसको इस तरीके से, सपोज मैंने इसको ऐसे पढ़ा दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक गए, और ये फोर्स लगा आपका, ये फोर्स लगा है ऐसे, और मैंने कहा वो ए से कहाँ गया, बी तक आ गया, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एस या सपोज आर मान लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो एफ इक्वल टू, देखिए ये होता है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, एंड आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के, इतना आ गया। देन वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एफ डॉट आर, वहां पे मैंने डी प्लस, यहाँ मैंने आर बोला गया, तो एफ आर डॉट कितना होगा, देखिए एफ कितना आएगा, ये आपका एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, और कितना आएगा ये, हाँ एक्स आई कैप वाई जे जेड के, बीच में डॉट लगा दीजिए। डॉट तक पढ़ा है ना आपने, डॉट में क्या होता है कि आई को वाई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से करना हो, लिखा होगा यहाँ पे, आई कौन है, एक्स लिखा हुआ है, ये आपका आएगा एक्स एफ एक्स एफ जेड, इसका आ गया, ठीक है, यहाँ से लिखो। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर वो आर है क्या, आर आर वेक्टर है या गामा है? आर है, आर, ये आर लिखा हुआ, गामा कहाँ से आ जाएगा, इसका क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, ऑफ फोर्स एफ इक्वल 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप न्यूटन is applied on an object, so it moves from point A, लिखेगा 1 3 2,
पॉइंट बी 4 6 5, ठीक है। 4 6 2 मान लीजिए, 2 नहीं 1 मान लीजिए। Then find its work done। देखिए तो हम इसको क्या पढ़ाएंगे आपको, हमको बोला गया है कि हम उसको, देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है। पॉइंट ए कितना है, ये है 1 3 2, और एक बी ये 4 6 1, है ना इतना। तो ए से बी तक का यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, आप इसको बी मान सकते हैं। और जो फोर्स लगा आपको यहाँ पे, ये फोर्स लगा है, फोर्स आपको दे रखा है Ti2j सब दे रखा है इसमें। ये हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, भाई हमको अगर ए बी निकालना होगा, ए बी मैं बोलूंगा ना बी माइनस ए, आपने पहले सीखा था वेक्टर चैप्टर में। अब भाई यहाँ पे जो एफ दे रखा है मुझे, वो है 3i कैप 2j कैप के दिया वो दे रखा है, एंड बी बराबर ये भी डी इक्वल डी बी दे रखा है, ठीक। और ये भी इक्वल टू क्या है, देखिए ये होगा बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1 मतलब 3 आई कैप, 6 माइनस 3 3 जे कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस के कैप आएगा। ये आपका आ गया इतना। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नाउ यू कैन से वर्क डन, ये डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है एफ डॉट डी। अब लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप ए कैप, 3i कैप 3j कैप ए, लिखा है इतना। फिर मल्टीप्लाई कर दो आई को आई से, देखिए 3 3 9, 2 3 6 और 1 प्लस 1 आएगा, तो पूरा कितना है 9 10 1 16 आएगा, 16 जूल आएगा। कितना है वर्डन कंट्रोल, ठीक लिखिए फिर। सेकंड नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, ठीक है, ऐसा बोल सकते, यू कैन से वर्क डन मल्टीपल फोर्सेस, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने ऐसे दिखा रखा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट कहाँ गया, ये इसका आर आ गया, जो क्या वो दिख रहा होगा इसमें। एक फोर्स यहाँ लगा है F1, एक फोर्स यहाँ लगा है F2, ऐसे मान सकते हैं, ठीक। एक फोर्स को और मान लीजिए,
सपोज एक फोर्स यहाँ लगा है, ये आपका F3 आ गया इस तरीके से। हमने कहा है इसके ऊपर 3 फोर्स लगे हैं, F1 F2 और F3 लगाए थे। ठीक, कितना देखिए तो हियर F1 इक्वल टू क्या होता है, जो आपका ये आएगा इतना, चलिए इसमें लिख देते हैं। तो तरीका ये होता है देखिए पढ़ाने का इसमें, कि मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका मेरा ये होगा कि मैं हर फोर्स ने कितना काम किया वो निकाल, F1 ने W1 काम किया, F2 ने W2 काम किया, F3 ने W3 काम किया, और फिर जब निकल आएगा सबको मैं आगे जोड़ दूंगा, W1 + W2 + W3, ऐसा कर सकता हूँ। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये होता है पढ़ाने का इसमें, कि मैं सबसे पहले तीनों फोर्सेस का नेट निकाल लूं, F नेट कितना आएगा, और वो F नेट कितना काम करेगा मैं वो निकाल लूँ। ठीक है, तो आपको वहां से भी टोटल वर्क डन निकल आएगा। देखिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसके लिए नाम यूज आप बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, F1 ने क्या काम किया, F2 ने क्या काम किया, F3 ने क्या काम किया, निकालिए एक एक करके, W1 W2 W3, जब तीनों निकला है तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। एक तरीका ये भी है कि हम पहले तीनों फोर्सेस का नेट निकालने के बाद हम उस नेट फोर्स ने कितना काम किया, मेरा ऐसे कर सकते हैं। बाय दिस वे वी कैन डू, हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी करिए, आंसर मेरा एक ही आने वाला है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यू कैन सी हियर, देखिए W1 क्या आएगा, F1 × R, W2 क्या है, × R। सो टोटल वर्क डन जो आपका आएगा W बराबर W1 + W2 + W3, F1 R + F2 R। ठीक है, तो पहला नंबर कैसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। यू कैन से फर्स्ट नंबर, फाइंड इंडिविजुअल वर्क डन, W1 W2 and W3, then add them to find टोटल वर्क डन। ठीक है, ऐसे दूसरा मेथड क्या होती है, सेकंड मेथड, ये फाइंड
net force of F1 and then find work done by this net force. ठीक, ये दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये तरीका और भी आता है इसका, लेकिन वो 20 में पढ़ाया नहीं गया है तो उसको यूज नहीं कर सकते। ये आपको सेकंड नंबर होगा। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको करने के लिए। ठीक है, करा सकते हैं क्वेश्चन। You can see two forces F1 I plus J minus Q and F2 2I 3J plus K are acted on an object. Hence, the object is placed from P 3 minus 2 minus 2 1 1 then find the total work. ठीक है, तो इजी है। भाई हमको बोला गया है ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे डायग्राम दिखा सकते हैं कि वो ए से बी के पास जा रहा है। बी कहाँ है, मतलब क्यू के पास जा रहा है, तो पॉइंट क्यू कहाँ है, ये है 1 1 2। ठीक है, पी कहाँ है, पी इधर, ये है 3 माइनस 2 माइनस 1, इस पे फोर्स लगाए, इसका नाम F1 है, इसका नाम F2। देखिए F1 क्या होगा, जो I प्लस J माइनस F2 क्या होगा, सो नेट फोर्स जोड़ दीजिए। अभी जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनको मिला दीजिए तो आपका आई से आई जे से जे मिल जाएगा,
2 by I आपका आएगा 3j, ये आपका आएगा माइनस का 2j प्लस का 2, ठीक है, हो गया इतना? समझ गए इतना? ठीक है इतना। नाउ डिस्प्लेसमेंट b बराबर किया p2 ना, ठीक है। अब p2 क्या होगा q माइनस p, हम करेंगे ये माइनस मेरा आएगा, तो देखिए 1 माइनस 3 आपका आएगा माइनस का 2 आई गया, 1 माइनस माइनस 2 ये आपका आएगा प्लस 3j गया, 2 माइनस माइनस 1 आपका आएगा प्लस pk के कितना आएगा, देखिए क्या होगा इसमें, सो w क्या होगा, f डॉट b, f क्या होगा, f आपका आएगा f नेट डॉट क्या b, f नेट क्या सर है, के क्या कैंसिल हो जाएगा ना? क्या बोले बच्चा, सर वो के कैप दोनों का कैंसिल हो जाएगा ना? F1 प्लस F2। हाँ हाँ ये खत्म हो जाएगा, आपका आएगा 3i माइनस 2j, तो कितना आएगा ये माइनस का 2i 3j, तो वर्क कितना आएगा, ये 3 2 6 माइनस का 6 और 3 2 6 माइनस का 6, देखो माइनस का 12 जूल कितना आएगा, ठीक है ये इसका आंसर है। थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, you can say work done a variable force, ठीक है, अब ये कितना आएगा भाई, तो इसके लिए आप कहेंगे ये वही बात आएगी, सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, बनेगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स काम करेगा एफ, इन एफ आपका वेरिएबल है, ठीक, यू कैन से इफ force is variable then use integration,
डी डब्ल्यू क्या है, एफ डॉट डी आर, दिखेगा आपको, डब्ल्यू क्या आएगा, R1 से R2, ठीक है, इतना आएगा। जैसे कहेंगे एफ इक्वल टू, देखिए डी आर इक्वल टू क्या होता है, जो होता है डी एक्स आई कैप डी जेड के, एफ क्या होता है, कितना, ठीक। सो डब्ल्यू कितना आएगा भाई, जाएगा इसका पूरे का, देखिए जब इसका पूरे का हम लोग करेंगे डब्ल्यू का, ये आपका आएगा एफ डी, तो आपका आएगा देखिए एफ एक्स आई एफ वाई जे, ठीक, जो आपको ऐसे दिखेगा। डॉट क्या आएगा, ठीक, इसको करेंगे ब्रेक करेंगे, ठीक आएगा, इस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा पूरा आ जाएगा, आपका जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी x1 से x2, आएगी एफ वाई, लिमिट क्या आएगी y1 से y2, और एफ जेड, लिमिट आएगी z1 से z, इसका जाएगा, ठीक है, इतना, ये भी आप कर सकते हैं, देखिए देखिए, इसमें लिखा होता है इफ एक्सक्यूज मी सर, एफ इक्वल टू, देखिए सुनिए, सबका हो गया, देखिए अगर एफ आपको दे रखा है, इफ एफ इक्वल, ये लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, न्यूटन, then find the work done from x1 equal to 2 to x2 equal to 4, इसे करिए आप सॉल्व, देखिए यहाँ पे f लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये fx है, fx है तो हमको dx ही करना पड़ेगा, dx मतलब कि x लिमिट बतानी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं होता,
एफ दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, तो डब्ल्यू कितना आएगा, एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक, कहाँ से, x1 से x, कितना होता है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 dx, ठीक, कितना आएगा 2 से 4, डब्ल्यू इक्वल, ठीक, इसका बोल सकते हैं 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 2 से 4 2x dx प्लस dx 2 से 4, सब करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना आएगा 3 आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, -2, ये 3 बाहर आएगा, तो देखिए 3 कट जाएगा, उस 2 कट गया, एक्स क्यूब क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस, इसका करिए सॉल्व आउट, ठीक, कितना आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का 416 64 आएगा, तब आएगा 64, 2 दिन 4 दिन 8 क्या आएगा, 4 का 416 4 2 का 2 आएगा, कितना बढ़ जाएगा, 68 कितना है देखिए 56 आएगा, ये कितना है माइनस 16 में 12 आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है, इतना तो पूरा कितना आएगा जोड़ दीजिएगा इसमें, -10 प्लस 2 -10 आएगा, -10 46 आएगा, 46 कितना आ जाएगा ये? हो गया सबका, यहाँ देखिए एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, तो फोर्स लगाने मतलब ये नहीं होता था कि हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी हमारी तरफ नहीं आ रही या हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, तो ये बात छोड़ दीजिए आप कि फोर्स लगाएंगे तो वो हमारी तरफ आएगा या हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा हर बार नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं वो हमारे फोर्स की वैल्यू है, और हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है,
थीटा। थीटा आपका एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, 90 है, क्या है, कुछ ना कुछ तो बस आप इतनी चीज पता कर दी। आपका आंसर निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, चाहे जो भी है उसको लगा, ठीक है। जरूरी नहीं होगा कि आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। निगेटिव मीन्स क्या होगा, इसका मतलब साफ है कि हमारा जो फोर्स लगा हुआ है और जो उसका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, या 180 हो सकता है। 180 का मतलब cos 180 क्या -1 होता है, cos 0 क्या +1 होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस थिंग्स मे बी देयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें लगाते हैं इसमें, क्वेश्चन रखा है, फाइंड द वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो कह रहा है देखिए ये ऐसा लगा हुआ है, ये रखा है एक ऑब्जेक्ट, एक फोर्स देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये लगा है 10 न्यूटन या 12 मान सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। और ये बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है और यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। इसका वेट काम कर रहा है, वेट कितना है इसका, मान लो 4 होगा, ये होगा 4, इसका एक एन भी ऊपर आएगा, दिखेगा आपको, पीछे काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स, एफ काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे 4 फोर्स देगा, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट होता है ये, मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर है, कितना मान लीजिए 10 मीटर है, या फिर मान सपोज 4 मीटर आता है, और जो आपको एंगल रखा है दिस एंगल सपोज 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको दिखेगा साफ साफ ये, यहाँ देखिए 4 फोर्स काम करेंगे, एक फोर्स काम करेगा इसका जो जो में लगा रखा है, एक इसका 4G होगा, ठीक है, एक इसका एफ पीछे काम कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ जो सब म्यू दे रखा है, इसका म्यू, म्यू इक्वल टू होता है 0.5, ठीक, सॉल्व। अब मैंने देखिए यहाँ पे जो F1 है वो है 12 न्यूटन, ठीक है। और उसका रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वो दे रखा है मुझे 4 मीटर, थीटा दे रखा है मुझको 60 डिग्री, सो कितना होगा W होगा F1 D cos थीटा, cos 60 आएगा, F1 कितना आएगा 12, cos 60 क्या आएगा, हाफ आएगा, cos 60 क्या होता है हाफ, cos 60 हाफ, ठीक है। ये देखिए 2 से कट गया, 12 2 24, F2 कितना आता है
दूसरा फोर्स क्या आता है 4G आता है इसका, देखिए 4G 4G क्या आता है 10 मतलब 40 न्यूटन। थीटा कितना आता है 90 आता है। W2 कितना आता है F2 into D cos 90। F2 कितना आता है 40 आता है। D कितना आता है 4 cos 90 का 0 आता है बराबर 0, ठीक। F3 कितना आता है थर्ड फोर्स क्या आता है ये N आता है। N इक्वल टू क्या आएगा 4G इक्वल टू 40 न्यूटन। ऑल्सो परपेंडिकुलर टू D। W3 कितना है F3 इंटू D cos 90 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। और F4 कितना आएगा इक्वल टू आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा फ्रिक्शन आपका आएगा म्यू एन। म्यू कितना होगा 0.5। एन क्या होगा एन इक्वल टू देखिए एन इक्वल टू होता है 20 न्यूटन। और थीटा कितना है इस केस में थीटा थीटा आपका आएगा 180 डिग्री। सो W4 कितना आएगा F4 इंटू D इंटू cos 180, ठीक। कितना आएगा W4 देखिए F4 कितना आपका आएगा F4 आपका आएगा यही जो आपका 20 है 20। D कितना वो तो आपका 4 आएगा जैसे क्या आ रहा था 4 पीछे। और cos 90 माइनस होना तो ये माइनस का 80 आएगा 80 जूल आएगा, ठीक है। जूल आएगा, ठीक कितना आएगा कितना लिखेंगे ओके। सबके यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा। Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ आ गया बच्चा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसमें अगला नंबर पढ़ाने के लिए हमारे पास आता है इसके एनर्जी के बारे में, ठीक। फिर पावर के बारे में सब आता है इसमें एक एक करके आता है। तो इस चैप्टर में भाई तीन ही चीज पढ़ाई जाती है आपको जैसे मैंने ऊपर नाम लिखा है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। वर्क मतलब क्या होता है आपने कितना काम किया, ठीक है। इसका टाइम से मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है भाई आपको काम दिया गया है वो काम आप 1 घंटे में करो या 1 दिन में करो, इससे मुझे मतलब नहीं, बस अब काम पूरा करना चाहिए। पावर क्या बताती है पावर होती है कि आपकी वर्क करने की स्पीड क्या है। और मीन्स क्या वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। आपकी पावर ज्यादा है मेरी पावर कम है, इसका मतलब यही हुआ कि आप काम बहुत तेज करते हैं मुझसे, मैं काम बहुत धीमे धीमे कर रहा हूँ। अगर मेरी पावर कम होगी तो मैं काम धीमे धीमे करूंगा, और अगर मैं काम करूंगा धीमे धीमे तो मैं उसी काम करने में बहुत देर लगाऊंगा। आपकी पावर ज्यादा है तो आज जो काम करेंगे तो आप काम बहुत तेज करेंगे और आप उसी काम को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग है तो पावर इसलिए पढ़ाई जाती है। और एनर्जी पढ़ाई जाती है क्योंकि एनर्जी वर्क दोनों एनर्जी जो इसमें लिखा होता है, ठीक है, जो वो वर्क का ही दूसरा फॉर्मेट होता है। हम यहाँ पढ़ाते हैं एनर्जी के बारे में कैसे कैसे आता है। तो एनर्जी कैसे आता है, एनर्जी में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर पढ़ाएंगे टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी भाई दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसमें कुछ केस वगैरह बन जाते हैं कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये कौन सा होता है दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे इसमें आता है जो कि हमको मैकेनिकल में पढ़ाना पड़ता है। एनर्जी तो कई टाइप की है,
लेकिन हम यहाँ पे वही पढ़ाएंगे जो इसमें चैप्टर में बिलोंग करते होंगे। एक आपके आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक आपके आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग पर है। इसी स्प्रिंग को आपने देखा होगा, स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करेंगे तो भी वो उसका अपोज करता है, छोड़ते वो एकदम से एक्सपेंड हो जाती है। अगर आप उस स्प्रिंग को खींच के बड़ा करते हैं और छोड़ते तो एकदम से क्या हो, कंप्रेस हो जाती है। तो वो हमेशा अपोज करती है, आप उसको कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो, दोनों का अपोज करो, दोनों केस में। तो वहां पे उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, या एक्सपेंड करते हैं तो कितना काम करना पड़ता है, उसमें कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितनी एनर्जी उसमें कंजर्व होती है, कितनी एनर्जी सेव होती है, सब उसमें करके पढ़ाएंगे। ये आपका चैप्टर का अगला पार्ट है जो आपका डिवीजन करके हो। यहाँ तक सब बच्चों समझ में आ गया पूरा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर? बताइए। Yes, sir. बाकी बच्चों को समझ में आ गया? बाकी बच्चों को यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया? Yes, क्लियर sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.